हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, यानी समझेंगे कि टेट्रापोड्स का ओरिजिन किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे एडेप्टेशंस हैं जो पिसिस के साथ बेसिकली सिमिलैरिटी शो करता है और उसके बाद उसको टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसको आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो वो भी आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, यानी टेट्रापोड्स का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो टेट्रापोड्स है, टेट्रापोड्स का जो ओरिजिन हुआ है वो मछलियों से हुआ है, पिसिस से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आज से करीबन 300 मिलियन ईयर अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले, अगर हम बात करें तो 300 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड के अंदर, डिवोनियन पीरियड है कि ये नाम याद रखेंगे। तो आज से लगभग 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले क्या होगा यहाँ पे डिवोनियन पीरियड के अंदर, डिवोनियन पीरियड के अंदर क्या है, एम्फीबियंस का ओरिजिनेशन हुआ, या बात कर सकते हैं टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इस पीरियड में इनका ओरिजिनेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो अपने पीक पर थे या सबसे ज्यादा जिन्होंने फ्लरिश किया वो कब फ्लरिश किया, कार्बोनिफेरस पीरियड और परमियन पीरियड के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा फ्लरिश किया। ठीक है, सो कार्बोनिफेरस हो गया या परमियन पीरियड हो गया, तो इस पीरियड के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा फ्लरिश किया। फ्लरिश का मतलब क्या है कि इस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो देखी गई टेट्रापोड्स की। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ट्रायसिक पीरियड आते आते, ट्रायसिक पीरियड आते आते तक सारे के सारे ये जो आपके अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे ये सारे इनके अंदर एक्सटिंक्शन भी देखने को मिल गया। सो आपको ध्यान रखना है कि डिवोनियन पीरियड में इनका ओरिजिनेशन हुआ था और सबसे ज़्यादा फ्लरिश कार्बोनिफेरस पीरियड और परमियन पीरियड में इन्होंने सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया। और ये एक्सटिंक्शन कब हुए, ट्रायसिक पीरियड के अंदर इनका ये क्या है, एक्सटिंक्शन की तरफ ये आ गए। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इसी चीज़ को हमने लिखा है। तो जो अर्लीस्ट एम्फीबियन है उनको हम किस नाम से जानते हैं, लेबिरेंथोडोंटिया। लेबिरेंथोडोंटिया का मतलब क्या है कि इनके जो बेसिकली जो टीथ है, ठीक है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि कर्व्ड पॉइंट्स में या कर्व्ड या बोल सकते हैं कि बिल्कुल कर्ल्ड पॉइंट के बेसिस पे क्या होगा, इनके दांतों के ऊपर डेंटाइन कैविटी प्रेजेंट होती है, डेंटाइन की लेयर होती है। तो ध्यान रखना है। सो यहाँ पर इसको लेबिरेंथोडोंटिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोल्डेड नेचर में क्या है आपको डेंटाइन देखने को मिलता है, यानी इनके जो टीथ है इनके टीथ के ऊपर फोल्डेड नेचर में क्या होगा, डेंटाइन होगा। जैसे सपोज करो टीथ है तो इसके अगर अंदर की बात करें तो इसके अंदर जो डेंटाइन होगा वो इस तरीके से फोल्डेड पैटर्न में प्रेजेंट होता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो ये तो हुआ हमारे अर्लीस्ट एम्फीबिया के बारे में। तो इस पॉइंट से हमें क्या, इस पीपीटी में हमें याद रखना है कि पहली चीज कि इनका जो ओरिजिनेशन हुआ डिवोनियन पीरियड में हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने फ्लरिश कौन से पीरियड में किया, कार्बोनिफेरस, और दूसरा क्या है, परमियन पीरियड्स के अंदर। ठीक है, और एक्सटिंक्शन कब हुआ इनका, ट्रायसिक पीरियड के अंदर हुआ। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि जस्ट मैंने भी आपको बताया कि इनकी जो ओरिजिनेशन है या जो एम्फीबियन या जो टेट्रापोड्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो पिसिस से हुआ है या मछलियों से हुआ है। ठीक है, सो आप देखेंगे कि मछलियों के साथ एक किस तरीके से एंसेस्ट्री शो करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मछलियों में भी अगर हम बात करें तो जो बोनी फिशेज हैं, ठीक है, बोनी फिशेस के अंदर बेसिकली बोनी फिशेस से ही इनका ओरिजिनेशन हुआ है, कार्टिलेजिनस फिशेस से इनका ओरिजिनेशन नहीं हुआ है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो जो भी यहाँ पे जो एम्फीबियंस है या जो टेट्रापोड्स है उनका ओरिजिनेशन मछलियों से हुआ है। कौन से मछलियां, अगर आपसे पूछा जाए तो बोनी फिशेस आपको याद रखना है। ठीक है, सो बोनी फिशेस से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। सो जो एम्फीबियंस है वो किससे ओरिजिनेट हुए, फिश से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से फिश से सिमिलैरिटी शो करते हैं, कैसे हम बता पाएंगे कि अच्छा ये फिशेस से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम उन सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जैसे
कि फिशेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि वो अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट के बेसिस पे उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, भले ही बाहर का टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो जाए, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फिक्स रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इन सब के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो जिस तरीके से जो मछलियां होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, वैसे यहाँ पे जो टेट्रापोड्स है, जो एम्फीबियंस है, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे फिशेस के अंदर आपको गिल्स से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, सेम एज आप देखेंगे कि जो एम्फीबियंस की अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ के अंदर उनके अंदर भी आपको क्या है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एंटायर लाइफ गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, तो ये सिमिलरिटी होती है। उसके अलावा कि यहाँ पे जो एम्फीबियंस है और फिशेस है, दोनों के अंदर ही एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो एज अ लंग की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, जो कि एज अ लंग्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के बाद जो एग ले करते हैं, वो यहाँ पर एग ले कहाँ करते हैं, पानी के अंदर करते हैं, सो दैट कि डेसिकेशन से प्रिवेंट कर सके। डेसिकेशन का मतलब क्या है कि शुष्क या फिर बोल सकते हैं उसको सूखने से बचाने के लिए पानी के अंदर क्या करते हैं कि जो आपके टेट्रापोड्स हैं या जो मछलियां हैं वो दोनों ही अपने एग को कहाँ, पानी के अंदर ले करती हैं, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो सिमिलरिटी है ये बताता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ होगा वो कहाँ से हुआ होगा, मछलियों से हुआ होगा, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब डिवोनियन पीरियड की बात करूं मैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो एम्फीबियंस है या जो टेट्रापोड्स है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो डिवोनियन पीरियड में हुआ है, और डिवोनियन पीरियड में फिशेस से हुआ है। तो डिवोनियन पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो हमें 3 टाइप के फिशेस के ग्रुप देखने को मिले, जिसमें से पहला था आपका एक्टिनोटेरिजी, ठीक है, दूसरा क्या है, डिप्लोई, और तीसरा है आपका क्रॉसोटेरिजियन, ठीक है। तो डिवोनियन पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 मछलियों के ग्रुप थे, पहला क्या है एक्टिनोटेरिजी, दूसरा क्या है डिप्लोई, और तीसरा क्या है क्रॉसोटेरिजियन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो टेट्रापोड्स है उनका ओरिजिन इनमें से कौन से ग्रुप की मछलियों से हुआ है, क्या वो एक्टिनोटेरिजी था जिसने एम्फीबियंस या टेट्रापोड्स को ओरिजिनेट किया, या फिर वो डिप्लोई था, या फिर क्रॉसोटेरिजियन थे। तो बहुत साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता किया कि जो एक्टिनोटेरिजी है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो एम्फीबियन से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, या जो एम्फीबियंस के जो कैरेक्टर है वो एक्टिनोटेरिजी से मैच नहीं करते, इसलिए जो एम्फीबियंस है या जो टेट्रापोड्स है उनका जो ओरिजिनेशन है वो एक्टिनोटेरिजी से नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा है कि इनको फार ऑफ कर दिया है मेन कोर्स ऑफ टेट्रापोड इवोल्यूशन, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिनोटेरिजी यानी डिप्लोई पीरियड के अंदर जो एक्टिनोटेरिजी फिश थे उनसे बेसिकली टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिप्लोई के अंदर। डिप्लोई के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हमें लगे कि हो सकता है कि इनसे ही क्या है टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन हुआ होगा, लेकिन डिप्लोई के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें लगा कि यार ये डिप्लोई भी क्या है कि ये लॉन्ग रन में हमें क्या पता बताता है कि इससे भी यहाँ पर टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो अब बचता है एक ही, दैट इज क्रोसोटेरिजी। अब ये जो क्रोसोटेरिजियन है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आपको एम्फीबियंस के अंदर वही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोसोटेरिजियन है इनको लोब्ड फिन फिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लोब्ड फिन फिशेस हैं इन्हीं से क्या होता है, टेट्रापोड्स का ओरिजिनेशन होता है, या बोल सकते हो कि जो टेट्रापोड्स है वो आपके क्रॉसोटेरिजियन फिशेस से ही बनते हैं, या क्रॉसोटेरिजियन फिशेस के अंदर जो इवोल्यूशन होता है उस इवोल्यूशन से टेट्रापोड्स का फॉर्मेशन होता है। सो हमें याद रखना है कि डिवोनियन पीरियड के अंदर क्रॉसोटेरिजियन फिशेस की मदद से ही क्या है यहाँ पर टेट्रापोड्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि अब ये जो टेरिजियन एंसेस्ट्री है, अब एक टेरिजियन एंसेस्ट्री किस तरीके से शो करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि पेंटाडेक्टाइल लिम्स। अब पेंटाडेक्टाइल लिम्स का मतलब क्या है, जिस तरीके से यहाँ पर जो क्रॉसोटेरिजियन फिशेस हैं
उसके अंदर भी आपके जो फिन्स होते हैं उसके अंदर भी जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अर्ली एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको पेंटाडेक्टाइल बेसिकली देखने को मिलता है, वहां पर भी पेंटाडेक्टाइल ही देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पे लिखा है हमने कि जो एम्फीबियन लिम्स है उसको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इवॉल्व किया है किससे, क्रॉसोटेरिजियन फिन लोब से, यानी जो क्रॉसोटेरिजियन फिन लोब्स थे उनके इवोल्यूशन से पेंटाडेक्टाइल या एम्फीबियंस का लिम्ब बना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम देखें क्रॉसोटेरिजियन के जो ये लिम्ब, ये जो लोब फिन्स है, इसके अंदर जो बोन्स का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो बोन्स है वो दोनों होमोलोगस हैं। होमोलोगस का मतलब क्या है कि जिन जिन बेसिकली बोन से ये बना है उन बोन से ये बना है, यानी दोनों के बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, सिमिलर स्कल एंड जॉ। यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपके क्रॉसोटेरिजियन फिशेज हैं उनका स्कल और जॉ का जो बोन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो टेट्रापोड्स या जो अर्ली एम्फीबियंस है इनका जो स्कल और जॉ का जो बोन्स है वो भी एग्जैक्ट सेम है, वो बिल्कुल मैच करते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम मैच्ड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। उसके बाद प्रीडेटरी नेचर। प्रीडेटरी नेचर का मतलब क्या है कि जो क्रॉसोटेरिजियन और ये आपके बेसिकली अगर बात करें टेट्रापोड्स, ये दोनों ही अर्ली लाइफ में क्या है, ये आपके प्रीडेटरी नेचर के हैं, यानी ये कार्निवोरस एनिमल है, ये किसी को मार के खाते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि बोथ रेफिडिस्टियन की बात अगर हम बात करें तो लॉब्ड फिन्स की बात कर रहे हैं, और अर्ली टेट्रापोड्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास शार्प टीथ हैं। ठीक है, कार्निवोर्स हैं और साथ के साथ इनके पास शार्प टीथ होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, डेंटल स्ट्रक्चर। अगर हम इसके डेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेंटल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर जो डेंटाइन है, ठीक है, वो डेंटाइन बेसिकली कैसा होता है, बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि डेंटाइन के अंदर फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। ये इस तरीके से, ये शार्प टीथ है और इसके अंदर इस तरीके से फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। आप देख रहे हो इस तरीके से फोल्डिंग देखने को मिलती है, तो डेंटाइन्स के अंदर फोल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर एयर ब्लैडर होता है, जो कि किसकी तरह यूज किया जाता है, प्रिमिटिव लंग्स की तरह यूज करता है फॉर शॉर्ट माइग्रेशन। यानी अगर मान लेते हैं कि ये जो क्रॉसोटेरिजियन है इसको शॉर्ट माइग्रेशन करना है, तो जो उसके अंदर एयर ब्लैडर्स है वो शॉर्ट माइग्रेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसका अगर हम ट्रांजिशनल फॉसिल्स की बात करें तो एक यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, इथियोस्टेगा का है। इथियोस्टेगा क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन क्रॉसोटेरिजियन फिश एंड टेट्रापोड्स के बीच के। तो यानी इसके अंदर आपको दोनों के कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, क्रॉसोटेरिजियन फिश के भी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और एम्फीबियंस के कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। तो इसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि जनरली अगर हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया के अंदर 3 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें से एक है एपोडा है, दूसरा है यूरोडेला और तीसरा है एन्यूरा। ठीक है, अब ये जो तीनों अलग अलग ऑर्डर्स हैं, इन सभी का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो सारे जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। ठीक है, हम तीनों को देख के नहीं बता सकते कि तीनों क्या है, एक जैसे दिखेंगे। तो जब तीनों अलग अलग हैं तो इनका ओरिजिन भी अलग अलग स्पीशीज से होना चाहिए। तो बेसिकली पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन हमें ये बताता है कि जो एम्फीबिया हैं उसके जो अलग अलग ऑर्डर्स हैं उनके अंदर आपस में कोई भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ओरिजिन हुआ होगा वो अलग अलग फाइलम से या अलग अलग स्पीसीज से हुआ होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एरिक जार्विक। ठीक है, एरिक जार्विक ने बोला कि ये जो पूरा एम्फीबिया के जो अलग अलग ऑर्डर्स है, चाहे वो एपोडा हो, यूरोडेला हो, एन्यूरा हो, ये क्या है, ये बेसिकली दो फाइलम से स्ट्रक्चर से बने हैं, यानी इनका जो ओरिजिन हुआ है वो डाइफाइलेटिक होगा। ठीक है, यानी 2 डिफरेंट फाइलम से इनका ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, जिसमें से जो यूरोडेला और एपोडा है, जो यूरोडेला और एपोडा है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है, पोरोलिपिड रेफिडिस्टियन। ठीक है, यानी जो इनका ओरिजिन हुआ है अपोडा और यूरोडेला, इसका ओरिजिन किससे हुआ है,
प्रोलोलिपिड रेफिडिस्टियन से, और लास्ट जो एन्यूरा है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, ऑस्टोलिपिड रेफिडिस्टियन से हुआ है। सो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये किसने बोला, एरिक जार्विक ने, ये पॉइंट था उनका, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर इसको पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के बारे में भी एक्सप्लेन करके देता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कॉजेस फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड, यानी आप समझेंगे कि एम्फीबिया में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें क्या है, पानी से लैंड की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्टों का व्यू ऐसा था कि जो डिवोनियन पीरियड थे, डिवोनियन पीरियड्स के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉट आते थे, ठीक है। और जब ज्यादा ड्रॉट आते थे इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो डिवोनियन पीरियड के अंदर जो फिशेज हैं उनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, लैंड पर शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो उनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, लैंड पर शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो अब ये जो व्यू है इसको ज्यादा लोगों ने नहीं माना। उसके अलावा जो दूसरा व्यू था वो ये व्यू था कि पानी के कंपैरिजन में जो लैंड है वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, वहां पे प्रीडेटर्स की भी जो नंबर्स है वो कम है पानी के कंपैरिजन में। और उसके अलावा यहाँ पे जो फिन लोब्स हैं वो फिन लोब सपोर्ट करते हैं लैंड मूवमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है वो लैंड की तरफ आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जो आपको याद रखना है। तो प्राइमरी कोज क्या है कि सीजनल ड्रॉट्स, यानी ऐसा माना जाता था कि डिवोनियन पीरियड के अंदर हर सीजन में मैक्सिमम ड्रॉट्स देखने को मिलते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म को क्या है, पॉन्ड से लैंड की तरफ मूव करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि इनके जो लोब फिन्स है वो बेसिकली क्या है, लैंड के ऊपर मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, यानी उसकी मदद से ये लैंड पर मूव कर सकते थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये जो लोब फिन्स है फिशेस के अंदर, यानी जो क्रॉसोटेरिजियंस हैं उनके अंदर जो लॉब फिन्स है यही बाद में इवॉल्व हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, पेंटाडक्टाइल लिम्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, टेट्रापोड्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया और शेल्टर हो गया, ये ब्रीडिंग प्लेसेस हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि लैंड्स के ऊपर क्या है, प्रीडेटर और जो इम्प्योरिटीज है उसके जो नंबर्स भी है वो कम होते हैं, ठीक है। सो इन चक्रों में यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू एम्फीबियस लाइफ, यानी आप समझेंगे कि एम्फीबियन लाइफ के अंदर किस तरीके का एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलता है जिससे कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ को शो कर सकते हैं। यानी एम्फीबियंस के अंदर ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशंस है जो उनको टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सुटेबल बनाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है कि जब ये वाटर से लैंड की तरफ मूव करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं उनके बॉडी के अंदर, ठीक है, जो उनको अलाउ करते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर या टेरेस्ट्रियल बेसिकली जो इकोसिस्टम है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्फीबियंस थे वो सबसे अर्लीस्ट टेट्रापोड थे, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट बेसिकली बोले कि लैंड ड्वेलिंग टेट्रापोड्स थे, ठीक है। लेकिन ये इनकी बॉडी फुल्ली अडेप्टेड नहीं थी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, इसलिए इनको बीच बीच में क्या हुआ कि पानी में जाना पड़ता था। लेकिन अगर हम फुल्ली अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कौन से थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर कुछ की मॉडिफिकेशंस देखने को मिले, और ये कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम लोकोमोशन की बात करते हैं। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी जिसकी वजह से ये स्विमिंग भी प्रेफर कर सकते थे, और उसके अलावा लिम्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से ये क्या है कि लैंड पर भी मूवमेंट कर सकते थे। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है की वजह से वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, और लिम्स भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्किन के स्केलेटन की बात करें तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स देख रहे हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। और इनका जो पेक्टोरल गर्डल है लॉस्ट कनेक्शन विद द स्कल, यानी ये क्या होता है कि जो आगे का जो पेक्टोरल गर्डल है वो स्कल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखता, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और पेल्विक गर्डल क्या करता है, वो डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है एंड फिमली यूनाइटेड होता है। जो पेल्विक गर्डल है वो डायरेक्टली क्या है, आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा इनके जो मसल्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को ग्राउंड के ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है लंग से, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके एयर के अंदर, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। जब वो क्या है बेसिकली मिट्टी के अंदर या वाटर के अंदर होते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके से एडेप्टेशन होते हैं कि वो क्या है लंग्स के थ्रू और या फिर स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्मॉल होता है और इसको पानी के अंदर ले किया जाता है, और डेवलपमेंट इनका बिल्कुल कैसा होता है फिश के जैसा होता है। जिस तरीके से फिश के अंदर डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से एम्फीबिया के अंदर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सेंसरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मिडिल ईयर में ईयर के अंदर एक बोन होता है जिसको हम कॉलुमेला ऑरिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉलुमेला ऑरिस है बेसिकली ये वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने के बाद ये साउंड को ट्रांसमिट करने का काम करता है टिम्पैनम की मदद से इनर ईयर तक, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट स्किन की बात करें तो इनका जो स्किन है वो इस तरीके से होता है बिकॉज ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो इनका स्किन कैसा होता है मॉइस्ट नेचर का होता है। अब मॉइस्ट स्किन होने की वजह से क्या है ये इनको डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है और टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।